नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम आज की अतिथि में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं एक ऐसे अतिथि से जिनका व्यक्तित्व बहुत सारी विविधताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। जी हाँ, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। आप एक स्पेशल एजुकेटर रह चुकी हैं, आप एक बहुत अच्छी काउंसलर हैं और दिव्यांग बच्चों के सुधार के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उनके जीवन के बहुत सारे अनुभव रहे और ये देखा गया है कि जो भी इंसान अपने कार्य को मेहनत, निष्ठा और लगन से करता है, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य क्यों ना हो, वो दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। तो मंजू जी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आइए मिलते हैं मंजू शर्मा जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर वैशाली जी, जैसा कि हमने अभी श्रोताओं को बताया कि आप एक बहुत अच्छी काउंसलर के रूप में दिव्यांग बच्चों के सुधार में, उनको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, डेफिनेटली वैशाली। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन आशा स्कूल एज अ काउंसलर। जी, ऑलमोस्ट मुझे इस फील्ड में 16-18 ईयर्स हो गए हैं, जबकि मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट स्कूल्स का एक्सपीरियंस रहा है। और मैं इसको अपना आई फील माई सेल्फ लकी बिकॉज आई बिलोंग टू अ डिफेंस बैकग्राउंड। सो मेरा जगह जगह स्कूलों में जो एक्सपीरियंस रहा है, जगह जगह घूमना रहा है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट आज मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका डिफेंस बैकग्राउंड भी रहा है, तो ये किस तरह से आपके परिवार में कोई और डिफेंस में है या? हाँ, मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। ओके। और आगे मेरे बच्चे भी डिफेंस से ही हैं। अच्छा, इस हाँ, वजह से इस आपका वजह अलग से अलग जगहों पर अलग-अलग जाना जगह। हुआ, तो वहाँ आपको विभिन्न तरह के अनुभव हुए। हाँ जी, हाँ। तो वर्तमान समय में जैसे कि आपने बताया कि आप एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर रही हैं, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और हमारे श्रोता भी जानना चाहते होंगे, ये दिव्यांगता क्या होती है? देखिए वैशाली, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो लोग सामान्य लोगों की अपेक्षा कम समर्थ हैं, कम सक्षम या है। कई प्रकार से उनके अंदर समर्थ नहीं है, या कई प्रकार से उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी वो आ जाती capability नहीं है, जी। कैपेबिलिटी नहीं है जो हम और आप या नॉर्मल लोग कर पाते हैं, उन्हें हम डिसेबल्ड बोलते हैं। पर आजकल जैसा कि हमने उनका नाम चेंज कर दिया, हम उन्हें दिव्यांग बच्चों के नाम से जानते हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स, स्पेशल किड्स, स्पेशल पीपल। जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने उनको नाम बदल के, क्योंकि वो डिफरेंट, हम उनको दिव्यांग इसलिए भी हैं क्योंकि वो, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। हम सब हैं, सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं। वी ऑल आर डिफरेंट, बिल्कुल। इन द सेम वे दे आर ऑल्सो डिफरेंट। दे लर्न डिफरेंटली। ओके। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, बट दे लर्न डिफरेंटली। Very तो nice. इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो इसी भावना से काम करें, क्योंकि वो डिफरेंट, दे लर्न डिफरेंटली। डिफिकल्टी हो सकती है उनको लर्न करने में, बट दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। वेरी नाइस, वेरी गुड मैम। जिस तरीके से आपने डेफिनेशन दी दिव्यांग लोगों की, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया दिव्यांगता क्या होती है, तो इसके बारे में सबसे पहले शुरुआती दौर में कैसे पता चलता है कि कोई बच्चा दिव्यांग है या वो इस तरह की विशेषता से युक्त है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, ऐसे बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, चेकलिस्ट होती हैं। जैसे मैं एक दो का नाम लेती हूँ, DST है, ESA है, जैसे आप ऑटिस्टिक बच्चों के साथ डील करते हैं, कार्स है, चेकलिस्ट हैं, जिनके माध्यम से हम जान पाते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ डिफ़िकल्टी है। इनफैक्ट बर्थ के टाइम से भी एट टाइम्स अगर पहले से ध्यान दिया जाए, पेरेंट्स जागरूक हों, तो पहले से भी पता चल सकता है। कैसे? जैसे कि अगर कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, मदर हैं, पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो जान जाते हैं, कुछ एक माइलस्टोन्स होते हैं, अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो पेरेंट्स को, मेरा ये मानना है कि इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि बहुत जल्दी से जल्दी, जितना, जैसे कहते हैं ना, जितनी जल्दी उसका इशू का या प्रॉब्लम का पता चलेगा, उतनी जल्दी ही उसका निदान भी हो पाएगा। अर्ली इंटरवेंशन हम इसी को बोलते हैं जी। कि जितना जल्दी आपने उसको पकड़ लिया और उस दिशा में प्रयास किया, तो वो आप डेफिनेटली, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके टेस्ट भी होते हैं। जैसे पेरेंट्स ने देखा कि उनको, बच्चे को कुछ इश्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कई बार पेरेंट्स नहीं भी पता कर पाते क्योंकि वो मानने ही तैयार नहीं होते हैं। उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मेरा तो ये कहना है, पेरेंट्स को सजेशन है कि जैसे ही आपको लगता है कि बच्चे में कुछ एक चेंजेस आ रहे हैं, कुछ माइलस्टोन्स उसने टाइम के अकॉर्डिंगली अचीव नहीं किए हैं, डायरेक्टली वो जाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें
और बाकी मैंने बताया कि ऐसे असेसमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं जिससे पता चल पाता है। तो ये दिव्यांगता क्या इसके प्रकार भी होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आप उसको बांट सकते हैं, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता? हाँ, बहुत सारे होते हैं, जैसे 21 है जो हमारी 21 है, तो उसमें आपका ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, देयर आर सो मेनी, तो वो तो बहुत ही एक लंबा वो हो जाएगा। तो उसके हिसाब से उनको डिसेबिलिटीज में जो बांटा गया है उसी के हिसाब से फिर उन पे काम किया जाएगा। पहले डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद सीपी है, सेरेब्रल पाल्सी है। तो बच्चा जब हम उनको देखते हैं, मतलब ऐसा हम देख के तो नहीं, पर कुछ एक चीज़ों को हम देख के भी पहचान पाते हैं कि हाँ, तो इसलिए ये इतना मुश्किल नहीं भी है, हमें पता चल जाता है अर्ली। जैसे मैंने बताया कि ऑटिस्टिक है, अगर पेरेंट्स जागरूक हैं तो 3 साल के अंदर अंदर पेरेंट्स कैन इजीली डायग्नोज, अगर वो चाहें, वो चेंजेस देख रहे हैं बच्चे में, बच्चे के अंदर कुछ एक सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं है, वो कुछ स्माइल नहीं है, उसकी सोशल स्माइल नहीं है जो उस एज में हो जानी चाहिए, तो पेरेंट्स को अगर वो जागरूक हैं तो वो, और जैसे हमारा है आपका ADHD टेस्ट है या ADHD हम लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि वो 6 साल से पहले हम डायग्नोज नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर टेस्ट की अपनी एक एज है, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जो माइलस्टोन के बेसिस पे भी अगर वो पेरेंट्स भांप जाएं या जान जाएं या पास से नोटिस करें तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो जैसे आपने बताया कि फॉर एग्जांपल ADHD के लिए 6 साल की एज है, हाँ, तो ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा देखिए, जैसे कि ADHD है, हाइपर बच्चा है, अटेंशन डेफिसिट भी है, पर ये जो सिम्टम्स है आप देखिए जनरली सभी बच्चों में मिलते हैं, सभी बच्चों में मिलते हैं, तो पेरेंट चूक भी जाते हैं एंड वो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा आया और हमने कुछ डायग्नोज कर दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट अ राइट थिंग ना, कि आपको उसको टैग नहीं करना है किसी को भी। कोई बच्चा वैसे भी हाइपर हो सकता है, कोई बच्चा वैसे भी शरारती हो सकता है, हर टाइप के बच्चे होते हैं, कोई बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, जनरली बच्चे शरारती ही होते हैं, तो इसलिए लेट देम, मतलब उनको टाइम देना है। तो इसलिए कुछ एक जो चीजें मापदंड है वो इसी तरीके से बनाई गई हैं कि अगर वो बच्चा अगर हाइपर है तो सब बच्चे हाइपर होते हैं इस एज में। 6 साल के बच्चे आप देखिए, अगर देखें अपने उसमें, तो 6 साल के बच्चों से आप शैतानी करते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है उनसे, तो वो इट्स अ नेचुरल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो आप जबरदस्ती उस पे मत पहुंचिए कि हाँ इस बच्चे को मतलब ये इश्यू ही है, तो उस चीजों के लिए वेट करना है। ऐसी सभी चीजों के टेस्ट हैं, असेसमेंट्स हैं, चेकलिस्ट हैं, जिनके बेसिस पे जो एक साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो उसका पता लगाते हैं। पर सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स की अवेयरनेस, पेरेंट्स जाने, कुछ उनको समझ आए तो इमीडिएटली दे मतलब कंसल्ट टू द, पर वही है कि आजकल मतलब अपने देश में या वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो पेरेंट्स एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है, वो मानना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा देर से चल रहा है या देर से बोल रहा है, तो जनरली क्या होता है, पेरेंट्स का रिएक्शन जब हम आते हैं, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो हमें लगता है कैसे डिले हो गया, आपकी तो बहुत एजुकेटेड फैमिली है या सब कुछ है, पर उनका क्या रहता है कि नहीं मैम, इनकी दादी बोलती हैं कि ये भी बहुत देर से बोले थे, इनके फादर हैं, तो वो इसी उसमें रह जाते हैं। जैसे आपने अभी बताया कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आए पेरेंट्स आपके पास और आपको लगा कि ये बच्चा डिसेबल्ड है, और आपने उसको टेस्ट में भी ये चीज सामने आ गई, तो क्या ऐसे सिम्टम्स थे जिसको देखकर आपको ऐसा लगा कि उन्होंने, माता पिता ने उसको अनदेखा किया? पेरेंट्स उसी अंधेरे में, उसी उसमें रहे कि अरे इनका फादर भी बहुत देर से चले थे, अच्छा, मेरी बेटी बहुत देर से चली थी, तो हमने ये सोचा कि ये भी देर से चलेंगे, देर से बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, मतलब उसके देर से चलने का या कोई चीज वो बोल नहीं रहा है बच्चा। मतलब तो आपको एक बार दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए, उस पहलू को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल बच्चे का मामला है, जो भी है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पर वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं एट टाइम्स। वो सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो एक ये सोच है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो भी एक अजीब है, एक रूल आउट तो करना ही चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो है, ये आजकल अपने मतलब सोसाइटी में है, जबकि मैं आजकल काफ़ी अवेयरनेस है। आज से मैं 15-20 साल पहले की बात करूं तो ऐसा नहीं था। पेरेंट्स जैसे उनकी काउंसलिंग होती थी, वो मानने ही तैयार नहीं होते थे। हम पूछते थे कोई दूर दूर किसी को है, पर वो कहते नहीं मैं ऐसा नहीं है मैम। मैं जानती हूँ कि इट्स अ नेचुरल आंसर, मतलब कोई भी नहीं चाहता है, बिल्कुल कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहे, कोई नहीं चाहेगा कि बच्चे में कोई डिफिकल्टी है। पर ठीक है, डिफिकल्टी तो है, पर अगर उस चीज को मान लिया जाए तो मुझे लगता है कि उसके मतलब उस पर उसका निदान उतनी हो जल्दी सकता है, आप काम करना शुरू कर देते हैं। जी, वो कर सकते हैं।
जी। तो- तो मैम जैसे कि आपने बताया इसके टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट के बाद अगर ये माता पिता बच्चे को लेकर आए और उसके बाद ये बात साफ हो गई कि उस बच्चे में डिसेबिलिटी है, उसके बाद कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या उनके ज़रिए इसमें सुधार लाया जा सकता है? अब जैसे कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपीज हैं, थेरेपीज, बिहेवियर थेरेपीज हैं। ऑटिस्टिक बच्चे आए या जो भी बच्चे आए, जो भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे आए, तो उनकी थेरेपीज हैं। तो उनके ऊपर उस थेरेपी से काम किया जाता है। ABA थेरेपी है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, और पेरेंट्स के लिए थेरेपी भी है। क्यों मैं इसलिए कहती हूँ, मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि स्पेशल बच्चों की तो काउंसलिंग होगी ही होगी, जो अंडरस्टैंड करते हैं, पर उसके बावजूद पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो स्पेशल स्कूल के पेरेंट्स हैं, पर पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर गोइंग टू वर्क फॉर देम। बच्चा स्कूल में 2-3-4 घंटे आया, 5 घंटे आया, तो उसके बाद पेरेंट्स ही तो उसको डील करेंगे, उसको समझाएंगे, उसके लिए कुछ सोचेंगे, तो रेस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंडिंग एट होम। बिल्कुल। तो पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, उसके सिबलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग, उसकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक वो उसमें रिजल्ट्स निकलेंगे ही नहीं। तो इसलिए जब भी मैं अपने स्कूल में भी मैं बताना चाहूँगी, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं फैमिली, मतलब मदर, फादर और सिबलिंग्स को भी बोलती हूँ कि वो भी आए, क्योंकि उनका अंडरस्टैंड करना इशू के बारे में, क्योंकि इतना वास्ट नॉलेज किसी को नहीं होता। जैसे हम भी, हमारी भी लर्निंग है, ठीक है, एक सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, पर स्टिल आई बिलीव कि इतना वास्ट है ये, तो उनका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई बहन भी उसके साथ काम करेंगे। पेरेंट्स को है, जब उस इशू का, प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो काम करना बहुत इजी हो जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा रोल होता है काउंसलिंग का, पेरेंट्स की काउंसलिंग का। इन बच्चों में नहीं, जैसे नॉर्मल स्कूल्स में भी है। मैं दूसरे पेशेंट्स को भी डील करती हूँ, डिप्रेशन या एंजाइटी वाले, बिकॉज आई हैव डन माय रिहैब साइकोलॉजिस्ट कोर्स आल्सो। तो उसमें भी मैं हमेशा आई स्ट्रेस ऑन, मतलब मेरा रहता है कि पेरेंट्स आए या जो पर्सन उनके साथ काम कर रहे हैं, फर्स्ट दे कम, उनके साथ बात की जाए, उनको समझाया जाए कि ये डेंसिटी है, इशू है, ये प्रॉब्लम है, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो जैसे कि आप काउंसलिंग करती हैं, स्पेशल काउंसलर हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप अलग अलग लोगों के साथ डील करती हैं, अब सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, कुछ पेरेंट्स इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ स्वीकार नहीं कर पाते, तो कौन कौन सी ऐसी बाधाएं या चुनौतियां आपके रास्ते में आती हैं, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है पेरेंट्स को समझाना, वो किस तरह के डिफरेंट टास्क आपके सामने आते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा वैशाली, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई पेरेंट्स तो आते ही हैं जी, पर जब वो बहुत टाइम से आ रहे हैं तो समझते हैं धीरे धीरे। एंड एज ए काउंसलर या एज ए स्पेशल एजुकेटर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनका टाइम देना चाहिए। ठीक है, उनको रियलिटी एकदम से बताने से समटाइम्स दे, मतलब एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। आप इतना एब्रप्ट, मतलब ऐसा एकदम डायरेक्ट भी आपको वो नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आपका रैपो बनेगा, देन ओनली दे अंडरस्टैंड कि आप क्या विश्वास बनाना, विश्वास बनाना है उनके साथ। और उनको 2-3-5 काउंसलिंग्स में धीरे धीरे जब उनको समझ आएगा, डेफिनेटली वो अच्छा तभी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। नहीं, वो जैसे आपने बताया कि कुछ एक पेरेंट्स मानने को ही तैयार नहीं है, फैमिली का भी उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, जनरली मदर्स का, और नो डाउट वो प्रॉब्लम में तो है ही। अगर हम ऐसा बोलें कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इतना इजी भी एक्सेप्ट करना नहीं है, ये समझना चाहिए एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये मतलब उनके लिए इजी नहीं है एक्सेप्ट करना। तो उनको बताया जाता है कि फिर काम करने का तरीका बताया जाता है कि पेशेंस के साथ, या समटाइम्स क्या है, बात करने से भी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक टॉक थेरेपी भी है, उनकी CBT थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको पता तो चले उनके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो थॉट्स जेन्युइन है उनके। जैसे पेरेंट्स, उनको डर होता है कि हमारे बाद क्या, सिबलिंग्स हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बहन भाई या सिबलिंग्स में, स्टिल पर उनका फियर, मेरे को लगता है कि उनका जेन्युइन है, वो फियर नेचुरल है वो। बिल्कुल, हमारे बोलने से या वो करने से हम उनको बता भी देंगे, पर स्टिल दैट इज नेचुरल थिंग, वो जायज है उनका। तो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको उससे निकलना है। उनको ये भी बताना है कि अपनी आपकी फैमिली लाइफ भी एक पैरेलल चल रही है, आपके पास दूसरा बच्चा भी है, मतलब उसको भी आपको देखना है, उसके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी रखनी, संतुलित रखना और पॉजिटिव रखना है। तो वो बहुत जरूरी, एक चैलेंजिंग जॉब हो जाता है एट टाइम्स, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल छोड़ के बैठ जाते हैं इनिशियली। तो धीरे धीरे उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना या बताना कि देखिए आपका एक अपना पैरेलल एक जीवन और भी चल रहा है,
ये चैलेंज है, और नो ऐसा डाउट। बहुत से बच्चों के साथ होता है, बहुत से लोग बच्चों के जो साथ, है वो हाँ। इस तरह की अक्षमता से ग्रसित होते हैं। सही। हम्म। तो पर वही है कि वही एक काउंसलिंग, मुझे लगता है वही एक चैलेंजिंग है कि जब वो समझ जाएं, पेशेंस से काम लें, तो वो उसको मैं अपनी अचीवमेंट समझती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझसे बात करके, मतलब उनको अच्छा लगता है, या मैं उनको कुछ सुझाव दे पाती हूँ। रियली आई फील, मतलब मुझे अपने प्रोफेशन में अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है मैम, और इसमें बहुत धैर्य की भी ज़रूरत है। तो एक काउंसलर के लिए धैर्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक मुझे लगता है। और जैसे कि अभी हमने बात की डायग्नोज इसको करना, उसके बाद ट्रीटमेंट करना, तो जो ट्रीटमेंट इस दिशा में किए जाते हैं, क्या उससे सुधार होता है इन बच्चों की मानसिक या शारीरिक स्थिति में? हाँ, सुधार होता है। जैसे कि अगर हाँ, तो स्पेशल, किस हद तक? हाँ, पर मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, मतलब जैसे कि मेंटल इलनेस की, अगर हम इलनेस की बात करें, पर दिस इज़ अ कंडीशन। आप समझ रहे हैं मेरी बात जी। कि दिस इज़ नॉट अ इलनेस। इलाज कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है। इलाज किसका होता है? बीमारियों का। जी। ये एक उनकी स्थिति डिसेबिलिटी है। है, स्थिति है, एक कंडीशन है जिसको हम मैनेजेबल है, मैनेज करना सिखा सकते हैं। तो एक यही पेरेंट्स को, जैसे मैंने बताया कि उनको बताया जाता है, इनिशियली बहुत होप्स भी होती हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। वो एक पॉजिटिविटी है उनके अंदर कि हाँ, कि उनको एक अच्छा साइन है, वो करने के, काम करने के लिए उनको जागरूक करता है बच्चे के साथ। पर मेरे को ये क्लियर उनको करना होता है। कई बार आते हैं अपने कि मैम एक दवाई आ रही है अचानक से, जैसे आ रही हैं बहुत सारी, इफ़ यू सी नेट पे अपना उस पे करें, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं कि बाहर दूसरे देश में ये है, अब अपनी कंट्री में भी आ गई, तो आपको मिसगाइड भी नहीं करना है। मेडिसिन हैं, पर वो प्रूवन है या जो भी है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी तरीके से सक्षम हो जाए, Isn't it? और नॉर्मल हो जाए। ये तो एक मतलब हर पेरेंट्स चाहते हैं। तो पर उनको बताया जाता है कि देखिए, ये मेरा फील्ड भी नहीं है मेडिसिन के लिए सजेस्ट करना। और अदरवाइज ऑल्सो मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि कुछ एक चीज़ें हम डाइट से, बिहेवियर मॉडिफिकेशन से पहले, हम उसके वातावरण से पहले हम उसको चेंज करके देखेंगे, मे बी वी विल गेट गुड रिजल्ट्स। बशर्ते कि हम सीधा दवाई के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं, पर वो मॉडिफिकेशन या काम करने से, उनके साथ पेशेंस से, रेगुलर रीइंफोर्समेंट। पेशेंस सबसे ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्पेशल एजुकेटर हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, या कोई भी हैं जो भी उस बच्चे के साथ काम कर रहे हैं या बड़ों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी। तो मैम, जैसे कि अगर इन बच्चों को एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा माहौल और बहुत ही धैर्य के साथ, सकारात्मकता के साथ अगर इनको हैंडल किया जाए, तो क्या ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह आगे बढ़ सकते हैं? कुछ अच्छा कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चे। जी, ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं? ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मेरे पुराने स्कूल में, जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली, तब मैं तमन्ना में थी, तो बच्चे आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। उस टाइम वो बच्चे छोटे थे, आज 20-20, 25-25 साल के हो गए हैं, और स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में बहुत पार्ट लेते हैं, एंड सम ऑफ देम आर डूइंग NOS वाला भी कर रहे हैं, जो इनका होता है स्पेशल स्कूल बच्चों के लिए होता है, सिलेबस एंड ऑल, और अच्छा एक्सेल कर रहे हैं वो बच्चे। मैंने भी मैम सुना है, देखा है कई जगहों पर कि बच्चे खेलों में, कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते हैं। जो हमारे स्पेशल ओलंपिक्स हैं जी, वो तो आजकल, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि हम पहले बहुत नेग्लेक्ट, हम नहीं समझ आ रहा था, तो अभी अवेयरनेस के साथ साथ वो बच्चे, उनके लिए बहुत सारे मतलब ओपनिंग्स हैं, जैसे हेयरिंग वाले बच्चे, अब वो हेयरिंग में ही तो है, बाकी तो वो सोचने में, समझने में वो हमारी तरह उनकी फीलिंग्स हैं, हमारी तरह। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अंदर कुछ विशेष तरह की दिव्यांगता है, तो विशेष एबिलिटी भी है उनके अंदर, विशेष। मैं वही कि हो सकता है वो इस चीज़ में डर लो, जैसे जिस बच्चे का मैं जिक्र कर रही थी, आई डोंट वांट टू नेम, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, वो बच्चा मतलब ही इज सो गुड इन कंप्यूटर्स। इनफैक्ट मैंने उससे जब स्टार्टिंग में, दैट टाइम आई वाज लर्निंग, तो मुझे अच्छा लगा कि वो इसमें इतना शार्प है, दो ही वाज नॉट गुड इन मैथ्स, उसमें हिंदी और उसमें नहीं था। अभी एट प्रेजेंट ऑल्सो एक बच्चा है मेरे साथ, मैथ्स उसका इतना अच्छा है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग हिम इन अदर थिंग्स, उसको किसी और चीज में हम डाल रहे हैं, क्यों? जो बच्चा जिस चीज में अच्छा, उसको उसी में प्रमोट किया जाए ना। जी बिल्कुल। जरूरी तो नहीं है कि वो बच्चा हिंदी, इंग्लिश, साइंस या EVS जो भी है, देयर सो मेनी सब्जेक्ट्स, बाहर और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वही पेरेंट्स को सजेशन रहता है, और उसी के हिसाब से जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं या जो इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, वो इनकी IP वगैरह बनाते हैं, तो उसी इंडिविजुअलाइज जो इनका प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंगली वी वर्क ऑन देम।
तो एट द प्रेजेंट that. टाइम जैसे यू आर वर्किंग एज एन स्पेशल काउंसलर, तो जैसे आप काम कर रही हैं तो उसमें रिजल्ट्स जो आपके सामने आ रहे हैं वो क्या बेहतर हैं, और किस हद तक आप रिजल्ट्स बेहतर पा रहे हैं? विशाली, जैसे मुझे लगता है कि रिजल्ट्स तो आते हैं, कुछ एक बच्चों से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर फिर बात वही होगी कि जब बच्चे नहीं, पेरेंट्स की, पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स नो, के बारे में हाँ पूछ रही नहीं, हूँ। पेरेंट्स का भी वो मिक्स वाला वो है, एट टाइम्स वो होप एक मानसिक अवधारणा नहीं, जो बनी हुई है, होप वो खत्म कर जाते हैं, क्योंकि पेशेंस का भी एक टेस्ट है इसमें, इस फील्ड में। तो पर फिर भी मतलब लगता है मुझे कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट करके समझते हैं और अपना लाइफ बहुत अच्छे से वो करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है टाइम टू टाइम उनको अगर बोला जाए, समझाया जाए, तो बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होती हैं, एंड दैट इज अ कंटिन्यूअस काउंसलिंग। और ये एक मानव स्वभाव है कि जब हम एक पक्ष के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के बारे में भी हम सोचते हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि इस दिशा में और ऐसे क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे जो माता पिता या अभिभावक हैं उनकी काउंसलिंग बेहतर तरीके से हो, या वो काउंसलिंग के लिए तैयार हो और काउंसलिंग के महत्व को समझ सके? जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम उनको समझा सकते हैं, जागरूकता ला सकते हैं, जागरूकता वाले जो प्रोग्राम्स हैं। अभी जैसे हमारे कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे आगरा में ही है, कुछ गेम्स हो रहे हैं, कुछ कोई भी किसी भी उससे कोई कैंप लगे हुए हैं, तो वहाँ पेरेंट्स को एनकरेज करना है कि जाइए, आप अटेंड कीजिए, क्योंकि उस कैंप को अटेंड करने का मुझे ऐसा लगता है बच्चे का तो आउटिंग है ही है, बच्चे को तो लेके जा रहे हैं, उसका तो एक्सपोजर है ही है, पर पेरेंट्स का एक्सपोजर भी तो है, इजंट इट? बिल्कुल। पेरेंट्स जा रहे हैं, 4 लोगों से मिल रहे हैं, अपने बच्चे की कंडीशन देख रहे हैं, किसी और पेरेंट्स के बच्चे की भी सेम कंडीशन देख रहे हैं, बिल्कुल। उनसे बॉन्डिंग होती है, उनसे उनका फोन एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे से प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और उनसे उनको सांत्वना भी मिलती है, इजंट इट? क्योंकि वो खुद उनको लग रहा है कि हम ही नहीं है, दूसरे पेरेंट्स भी हैं, देखो वो बहुत सारे लोगों को देख के तो उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हम ही, मतलब जो भी है, हम ही परेशान नहीं हो रहे हैं, या हम ही नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये एक समस्या आम है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के जो कैंप्स हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं कि देखिए वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, बच्चों के लिए गेम्स हो रहे हैं, आप जाइए और एक्सचेंज कीजिए अपने व्यूज़। आजकल तो व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आसपास, मतलब लोग फ़ोन नंबर लेके एक्सचेंज करते हैं, थेरेपीज़ हैं, हो सकता है एक बच्चे को नहीं वो थेरेपी सूट कर रही है, तो पेरेंट्स बताते हैं कि देखिए आप ये करिए, क्योंकि मेरे बच्चे को ये चीज़ अच्छे से इस तरीके से कर पाया। तो वो बहुत सारा, मतलब मुझे लगता है कि इसलिए भी बहुत ज़रूरी है उनको अवेयर कराना कि आप ऐसे ऐसे इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ चुके हैं, और घर का एटमॉस्फेयर तो जैसे कि बहुत ही ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना। जी मैम, क्या इस डिसेबिलिटी के पीछे कुछ कारण भी होते हैं? किन कारणों से इस तरह की ये समस्या पैदा होती है? हाँ, क्योंकि इसके कारण बहुत हो सकते हैं, जेनेटिक भी कारण हो सकते हैं, बाकी जो प्रीनेटल, नेटल या एट द टाइम ऑफ बर्थ जो मदर्स के साथ इश्यूज या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हो सकती हैं। देयर सो मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे कारक, बहुत सारे। एनीमिया है, कोई एनीमिक हो गई है मदर, या उनको कुछ एक फियर है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या कुछ और इश्यूज आ गए, इजीली हैंडल नहीं हुआ, और उसके बाद भी ये तो बिफोर प्रेगनेंसी हो गया, कोई मदर ने मेडिसिन हैं, ये पर आजकल तो बहुत टेस्ट हैं, चेकअप्स होते हैं, तो एक रेगुलर चेकअप या टेस्ट होना भी, मतलब लेट है, एज फैक्टर भी काफी वो मायने रखता है कि कंसीव करने की एज, देर से गर्भधारण भी एक वो चीज है इसमें। देयर सो मेनी फैक्टर्स। एटमॉस्फेयर है, घर में एटमॉस्फेयर नहीं है, बच्चा डरा हुआ है, मदर डरी हुई है, तो ऑब्वियसली ही विल आल्सो, मतलब उसको भी वही चीज, हेल्दी एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। जी। तो मैम, जैसे कि अब बहुत सारी समस्याएं हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में व्याप्त हैं, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, हम उसको आम लोगों से जोड़ते हैं कि जैसे डिप्रेशन आजकल बहुत बढ़ गया है, और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर खुद को फिट रहने के लिए योगा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस तरह की समस्या की बात की जाए तो इसमें आम जन की भागीदारी कहाँ तक आप समझती हैं होनी चाहिए? सबको आगे क्या इसमें आना चाहिए, एक अभियान चलाना चाहिए इसको दूर करने के लिए, सबको इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए? सही, क्योंकि आजकल सभी लोग स्ट्रेस में हैं। आप देखिए कोई ना कोई, इट्स अ वेरी, आजकल ये जो वर्ड है डिप्रेशन, स्ट्रेस, जैसे कि अगर आसपास भी आप अपने कोई दिव्यांग बच्चा देखें पड़ोस में, जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोस में कोई दिव्यांग बच्चा है, तो हम उसके पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि आप एक बार अपनी काउंसलिंग लीजिए, काउंसलर से मिलिए, एक अवेयरनेस जो कैंप्स हैं उनको अटेंड कीजिए, क्योंकि
उसके बावजूद ही वो उस पर काम कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना ऐसी फील्ड नहीं है कि सबको इसका अवेयरनेस हो। तो इसलिए उनका ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैम मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि आप इस दिशा में कार्य कर रही हैं, तो क्या आपने कोई स्वप्न देखा है इस तरह के बच्चों के सुधार के लिए, आप और आगे जाएं, और क्या वो एक स्वप्न है, क्या वो इच्छा है जो आप पूरा करना चाहती हैं कि एक समय ऐसा आए जब इन दिव्यांग बच्चे भी अच्छा कर पाएं? वो तो एज अ काउंसलर के, एज अ स्पेशल एजुकेटर, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो एक ड्रीम मतलब होना चाहिए मुझे, तभी मैं इस फील्ड में आई हूँ। मैं आपको एक बहुत ही पर्सनल बात बताती हूँ। मुझे लगा तभी मैंने आपसे पूछा, क्योंकि पहले मैं ऐसा बोलूँ कि मैं शुरू से इस फील्ड में थी, ऐसा नहीं है। मैंने मैरिज के बाद ही सारी अपनी एजुकेशन की है ज़्यादातर, तो बहुत वो लंबी स्टोरी है। मैंने नॉर्मल बीएड किया था, पर जैसे मैंने बोला डिफेंस बैकग्राउंड से, तो ड्यूरिंग वन ऑफ द पोस्टिंग मैं अपना जॉब नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी। तो दैट टाइम आई थॉट कि मैं अपना एजुकेशन ही अपग्रेड करती हूँ, एंड समबडी हैज सजेस्टेड मी फॉर दिस कोर्स। तो मैंने, वो दिल्ली में थे दैट टाइम, हस्बैंड वाज पोस्टेड देयर, थे भी नहीं, वो कोर्स पे थे कहीं। तो मैंने ये कोर्स किया, मतलब आपको नियति वहां तक ले गई जी। तो उसके बाद मैं आई एम इनटू दिस फील्ड ओनली। फिर मैंने इसी के लिए साइकोलॉजी किया, क्योंकि मैंने और आगे जाना, क्या सोचा कि हाँ और डीप में जानूँ इसको। फिर मैंने रिहैब साइकोलॉजिस्ट का कोर्स किया। तो मुझे लगता है कि फुली आई एम डिवोटेड टू दिस फील्ड। मुझे अच्छा ही लगता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई प्रोफेशन। एक फिल्म है तारे ज़मीं पर। ये फिल्म दिव्यांगता की ही समस्या को ध्यान में रखकर बनाई गई है, शायद आप सभी ने देखी हो। इसमें एक गीत है, आइए सुनते हैं इस गीत को। और मैम, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस गीत के साथ अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में छोड़े जाते हैं। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये खो न जाए।